नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 में आपका स्वागत है। हम बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर समावेश शिक्षा का सर्जन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने समावेश शिक्षा के रूप में जो अध्ययन किया, उसकी उपलब्धियां हैं, उसके अंदर किस प्रकार से समावेश शिक्षा में बालकों का अध्ययन करवाया जाता है, अपंग या अक्षम बालकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं, उन क्षमताओं को पहचानते हुए उसके लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। कुछ अपने प्रतिरूप या मॉडल देखे समावेश शिक्षा के, तो उसके आधार पर हम आगे जो वर्तमान में जो हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंदर हम अक्षमता पहचान की जो मनोवैज्ञानिक संरचनाएं हैं उसके बारे में या विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि अक्षमताएं मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक अक्षमता है, इसके अंदर अपने देखें तो इसके अंदर अपने सामाजिक मनोसामाजिक क्षमताएं आ जाएगी, और इसके अंदर अपने यदि 6 प्रकार की क्षमताओं के अंदर भी अलग अलग प्रकार की क्षमताएं देखी थी, तो इसके आधार पर अपने श्रवण बाधिता है या शारीरिक रूप से श्रवण बाधिता है, दृष्टि बाधिता है, तो मुख्य रूप से जो 6 प्रकार की अक्षमताएं हैं उसके अंदर अपने 2-2, 3-3 अक्षमताएं, उसका भी उप अक्षमताएं हैं उसके अंदर जो आती हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। तो 6 प्रकार की जो अक्षमताएं थी उसके बारे में अपने दोबारा देखें तो बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मौखिक संचार के रूप में, और मनोसामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, और वंचन के आधार पर, यानी कि सामाजिक रूप से वंचित बालक या आर्थिक रूप से वंचित बालक। तो वंचन का मतलब अपने बार बार देखा है कि वंचन का अर्थ है कि किसी चीज़ के अंदर कमी रह जाना, जितना वो प्राप्त कर सकता है, जितने के लिए वो योग्य है, उसको वो नहीं मिल पाता, यानी कि वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से उसको पाने के लिए योग्य है, लेकिन कोई सामाजिक कारण या आर्थिक कारणों से वो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाता है, वो वंचन का कारण बनता है। तो इसके अंदर अपने जो शैक्षिक सुविधाएं थी, आवश्यकता होती है, उसके लिए सामान्य वक्र का अध्ययन किया था। सामान्य वक्र के अंदर या प्रोबेबिलिटी क्रैप के अंदर में देखा था किस प्रकार से जो दाएं शोर और बाएं शोर पर जो स्टूडेंट होते हैं उनको अपने विशिष्ट मानते हुए उसको अलग कर लेते हैं, उसके लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के रूप में अपने उसका अध्ययन करते हैं। तो हमने इसके अंदर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, आपने कभी भी अपने कोई फार्म या कोई इस प्रकार का फार्म भरा होगा जिसके अंदर वो योग्यता मांगता है, जिसके अंदर कभी कभी ये लिखा होता है कि क्या आप विकलांग हैं, या कोई आपके अंदर शारीरिक अक्षमता है, मानसिक कोई अक्षमता है, अपंगता है, तो या फिर आपके अंदर ये लिखा होता है CWSN। तो CWSN का मतलब है इसके अंदर या तो जैस या नो पूछा जाता है कि आपके अंदर इस प्रकार की आवश्यकता है या नहीं है। तो इस प्रकार के बालकों के लिए CWSN का मतलब यही है कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ऐसा बालक जिसको विशेष आवश्यकता है, कोई ऐसी विशेष आवश्यकता है, मान लो कोई वो बालक अपंग है, विकलांग है, मानसिक कमजोर है, तो उसको कोई इस प्रकार की विशेष आवश्यकता की जरूरत है, तो उसके लिए यदि वो जैस करता है उसको लिए उस प्रकार की जो विशेष आवश्यकता है उसकी जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से अपंग या अक्षम बालक के लिए CWSN का उपयोग किया जाता है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, यानी कि उसके लिए स्पेशल जो विशेष आवश्यकता है उसकी जरूरत है, तो सामान्य बालक नहीं है। तो क्योंकि विशेष आवश्यकता है इसका मतलब विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालक के अंदर कुछ ऐसे बालक भी हैं जो अपंग होंगे, निम्न स्तर के होंगे, सामान्य से कुछ उप स्तर के भी हो सकते हैं। तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड, इसका अर्थ अपने ध्यान रखना है कि चाइल्ड विद स्पेशल नीड का अर्थ है विशेष आवश्यकता वाला बालक। तो इसमें तक इस प्रकार से अपने देखते हैं कि इसमें जो अक्षम बालक हैं वो CWSN होता है, विशेष आवश्यकता वाला बालक होता है। तो इसके अंदर अपने इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं भी भिन्न होती हैं, जिसके अंदर अपने देखा था कि एक समरूप समूह का जो बालक है उसके अंदर यदि सामान्य वक्र के अंदर यदि उसको किया जाए, उसका सामान्य वक्र बनाया जाए, तो उसके अंदर जो दाएं शोर और बाएं शोर पर 10-10% बालक हैं वो विशिष्ट रहेंगे, उनको हम सामान्य नहीं कह सकते। सभी बालक वो दूसरे बालक लगभग सामान्य हैं की कैटेगरी में अपने ले सकते हैं। हालांकि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, कहीं ना कहीं उसकी विशिष्टता योग्यता रखता है, लेकिन यदि अपने समय शिक्षा के रूप में उसको शिक्षा देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो अलग पहचान है, उस ग्रुप से अलग पहचान है, उसको हमें पहचानना पड़ेगा।
दूसरा है कि एक बालक विभिन्न लक्षणों में यद्यपि धनात्मक संबंध रखता है, दूसरों के समूह से धनात्मक संबंध रखता है, तो वो एक लक्षण से वो अलग भी हो सकता है। जैसे कोई बालक सभी बालकों जैसा शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से वो विकलांग हो सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से वो विकलांग हो सकता है। ये अपना दूसरा सिद्धांत देखा था। तीसरा आपने देखा था कि इसके अंदर एक ही बालक के अंदर विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। वो अपने खुद के जो लक्षण है वो धनात्मक नहीं होते, या समानुपाती नहीं होते, या समान रूप से नहीं होते, उनके अंदर भी भिन्नता पाई जाती है। यदि एक ही बालक में उनके सभी लक्षणों को समानुपाती रूप में देखा जाए या मापने के रूप में देखा जाए तो लगभग 30% भिन्नता उनके अंदर मिलेगी कि किसी में शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से वो कमजोर हो सकता है, मानसिक रूप से कमजोर है तो उससे उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, मनोसामाजिक रूप से प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार की बातें कि इनके अंदर अपने ही लक्षणों के अंदर वो क्या है, कहीं ना कहीं समानुपाती या समान रूप से उसका वितरण नहीं हो पाता। तो ये 3 सिद्धांतों के आधार पर हमने इसके अंदर इसकी विभिन्नताएं या इसकी विभाजिता की थी। अब इसके अंदर अपने थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक संरचनाओं के आधार पर हम किस प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं किसी बालक का अवलोकन करना या शिक्षक के द्वारा अवलोकन, शिक्षक के द्वारा ये मनोवैज्ञानिक संरचना है जिसके द्वारा हम, या विधियां कह सकते हैं जिसके द्वारा हम अक्षमता की पहचान कर सकते हैं। तो शिक्षक द्वारा अवलोकन, जब भी कोई बालक आता है तो उसके अंदर उसका अवलोकन किया जाता है। अवलोकन के तहत उसको मौखिक रूप से उसकी रहने का, वहाँ पर बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार करता है, शिक्षकों से किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो किस प्रकार की किस में रुचि लेता है। तो एक प्रकार से शिक्षक या विद्यालय के सभी शिक्षक उस विद्यालय का उस शिक्षक का अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन करने के पश्चात में वो उनको अनुभव हो जाता है कि इस प्रकार में किस प्रकार की रुचि रखता है या किस प्रकार की इसके अंदर क्षमता है। मान लो बालक जल्दी समझ में नहीं पा रहा तो सभी टीचर का अवलोकन करने के बाद ये कहेंगे कि इसके अंदर थोड़ी सी मानसिक जो क्षमता है वो कम है। इसी प्रकार से यदि वो ढंग से किताब नहीं पढ़ पा रहा तो जब भी अवलोकन करेंगे तो शिक्षक अवलोकन कर रहा है तो वो कहेगा कि हो सकता है इसकी जो नज़र है कमज़ोर है, वो दृष्टिबाधिता है। जब भी उसको कहने पर, एक बार कहने पर या कि सुनाने पर उसको समझ में नहीं आता तो हो सकता है उसके अंदर श्रवण बाधिता भी हो, उसको सही प्रकार से सुन नहीं रहा हो। इस प्रकार की अवलोकन के माध्यम से हम उसकी अक्षमता की पहचान कर सकते हैं। तो अक्षमता की पहचान का जो सबसे जो आसान सा तरीका है वो अवलोकन करना है। किसी बालक का आप विद्यालय के अंदर अवलोकन करें, अवलोकन करने के बाद उसकी जो विशिष्टता है उसको पहचानने का प्रयास करें। नंबर 2 है विकासात्मक पैमाना। विकासात्मक पैमाना को हम जब मनोविज्ञान के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान के अंदर हम विधियां पढ़ते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां होती हैं, मेथड होते हैं, वो बाल मनोविज्ञान के व्यवहार को समझने के लिए, उसको जानने की जो विधियां हैं वो सभी विधियां इसके अंदर लगभग लागू होती हैं। क्योंकि हम उसके व्यवहार को तो ही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस प्रकार का व्यवहार रखता है। यदि हम व्यवहार को जानने का प्रयास करेंगे तो उसके अंदर विशिष्टता या उसकी सामान्यता का पता चलेगा। तो उस प्रकार की जो लगभग जो विधियां हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं व्यवहार को जानने की, किसी व्यक्ति के या बालक के व्यवहार को जानने की, वो इसके अंदर लागू हुई। अब विकासात्मक पैमाना का अर्थ यही है कि विकासात्मक पैमाने के अंदर हमने क्या है उस बालक के विकास कर्म को जानने का प्रयास करते हैं कि उस प्रकार का, यदि अब शिक्षा मनोविज्ञान में विधियों के अंदर कहते हैं कि बालक के व्यवहार को जानने का प्रयास करना चाहिए और उसके अंदर किस प्रकार का बालक का, उसमें किस प्रकार की उस समय क्या बुद्धि लब्धि होती है, किस प्रकार से वो व्यवहार करता है। तो कॉमन रूप से तो वो एक सभी बालकों के लिए होती है कि उसके अंदर क्या है। यदि उसके अंदर अपने ये कह दे कि वो बालक अपने ही ग्रुप किस प्रकार से व्यवहार करेगा, अपने ग्रुप जैसा व्यवहार कर रहा है जिसका मतलब वो सामान्य है। अपने ही ग्रुप जैसे बालक का जैसा व्यवहार कर रहा है तो इसका अर्थ क्या है, वो सामान्य बालक है, सामान्य बालक सामान्य बालक की तरह व्यवहार करेगा।
लेकिन वो सामान्य बालक की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, अपने बच्चों अपने ग्रुप की एज के हिसाब से व्यवहार नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर विशिष्टता है। वो जो विकासात्मक है तो उसका जन्म से लेकर उसका पालन पोषण कैसे हुआ है और उसके अंदर किस कंडीशन के अंदर वो परिवार की स्थिति है, विकास किस प्रकार से होता है, उसका किस वातावरण के अंदर उसका विकास हुआ है। तो विकासात्मक मानने के अंदर हम उसकी क्षमता की पहचान कर सकते हैं कि यदि उसके अंदर ये क्षमता है तो क्षमता के क्या कारण हो सकते हैं और किस प्रकार की क्षमता उसके अंदर होगी। मान लो उसका परिवार बहुत गरीब है, बुद्धि लब्धि नहीं पढ़ पा रहा, उसके पास बुक्स नहीं है, वो लेट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे उसको। तो क्षमता विकास उसका विकास कर्म जानने के बाद में हम उसकी क्षमता की पहचान भी कर सकते हैं। तीसरा है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण देखो, विशिष्ट बालक की जो पहचान करनी है, तो विशिष्ट बालक की पहचान करनी है तो विशिष्ट बालक वही, जो विशेष आवश्यकता वाला बालक वही विशिष्ट बालक है। तो इसका अर्थ यही है कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियां विशिष्ट बालक जो मानव के व्यवहार को अध्ययन करती है, तो मानव के व्यवहार के अध्ययन करने के बाद विशिष्ट बालक की श्रेणी में यदि हम रखते हैं तो विशिष्ट बालक के अंदर जो विधियां बनाई जाती हैं वो एक क्षमता पहचान के अंदर अपनाई जाएगी। तो इसके अंदर जो बुद्धि परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण के तहत हम जान सकते हैं कि बालक विशिष्ट कैसे है, उसके अंदर क्या क्षमता है, किस प्रकार की क्षमता रखता है, किस प्रकार से वो अन्य बालकों से विशिष्ट है। यदि वो बालक अन्य बालकों से विशिष्ट होगा तभी तो वह अक्षमता होगा, उस सामान्य बालक से अलग होगा, विशेष आवश्यकता वाला होगा। तो अक्षमता तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि क्षमता के अंदर तो अपने कहते हैं कि ये हो सकता है निम्न श्रेणी सामान्य से निम्न का हो, लेकिन अक्षमता जो संभावित शिक्षा के रूप में जो विशेष आवश्यकता बालक है, तो विशेष आवश्यकता वाला जो विशेष आवश्यकता वाला बालक है वो विशिष्ट बालक है। वो विशिष्ट बालक है तो वो प्रतिभाशाली बालक भी है, वो सामान्य बालक से निम्न वाला बालक भी है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम कोई भी बुद्धि परीक्षण कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत परीक्षण है, सामूहिक परीक्षण है, अल्फा टेस्ट है, बीटा टेस्ट है, इस प्रकार से कई टेस्टों के द्वारा हम क्या है इसका परीक्षण करवाने के बाद में उसको हम अक्षमता को पहचान कर सकते हैं कि उसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि लब्धि कितनी है, क्या उसके अंदर शब्द शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो सकता है, अशाब्दिक रूप से बुद्धि परीक्षण हो सकता है। तो उसके आधार पर हम उसकी बुद्धि परीक्षण में विशिष्टता के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सीय परीक्षण। चिकित्सीय परीक्षण, तो चिकित्सीय परीक्षण के अंदर क्या होगा, चिकित्सीय परीक्षण है जो उसके अंदर अपने कुछ ऐसे क्षमताएं होती हैं जिसकी पहचान के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे मान दृष्टिबाधित है, दृष्टिबाधित के अंदर अपने उसको नजरों को एक रेटिंग्स के उसके स्केल के द्वारा अपने जांचना पड़ेगा भी इसके अंदर कितनी की दृष्टि बाधिता है, किस प्रकार की है। तो एक और श्रवण बाधिता है तो कितनी श्रवण बाधिता है, इसके लिए भी एक चिकित्सक की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से चिकित्सीय जो डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा भी या चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा भी हम अक्षमता की पहचान कर सकते हैं। आगे है जीवन इतिहास विधि, जिसको अपने केस स्टडी कहते हैं। बहुत सबसे जो इम्पोर्टेंट है जीवन इतिहास विधि, इसके द्वारा हम अक्षमता की पहचान कर सकते हैं। तो जीवन इतिहास विधि एक यूनिट का सबसे गहराई से जब अध्ययन किया जाता है तो इसके अंदर किया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति को लेकर के एक इकाई को लेकर के इसका अध्ययन किया जाता है। जिसकी जो भी समस्या है उस समस्या को लेकर के अपने अध्ययन करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की क्षमता की पहचान करना है तो उसके बारे में विद्यालय उसके शिक्षकों से राय लेना, उसके समाज के आसपास के लोगों से सलाह क्या है उसके अंदर इंटरव्यू के द्वारा या किस प्रकार से साधारण जो क्या है उसके द्वारा क्या है उनसे मिलकर के बातचीत करके उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है कि इसका विकास क्रम क्या है, इसके लिए किस प्रकार से इसको सुविधाएं दी गई हैं, इस प्रकार की जो क्षमता है ये तो क्यों है। तो जीवन जो इतिहास विधि है वो केस स्टडी के अंदर आता है कि पूरे ही उसकी जो केस हिस्ट्री होती है तो उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे जो गहराई से किसी चीज़ का निरीक्षण किया जाता है तो वो जीवन इतिहास विधि से किया जाता है।
तो इस प्रकार की भिन्नता विशेषताओं को पहचानना जाना आवश्यक है। भारतीय कक्षाओं में समांतर भिन्नता को संबोधन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन विधि सबसे उत्तम है। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, रुचि, मानसिक योग्यता, आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, तो उसे समायोजन व्यवहार के लिए परिवर्तन भी करना पड़ता है। इन प्रक्रिया में उन समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समस्या व्यक्तिगत और वातावरण से निहित होती है। अध्यापक इन समस्याओं के अध्ययन बिंदुवार करता है और इस बालक की योग्यता बुद्धिलब्धि के साक्षात्कार विधि द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा, लेख प्रलेख के द्वारा और समूचे विचलित घटनाओं को पता लगाना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति के बारे में, उनकी शारीरिक विकास के बारे में जानकारी ली जाती है। यानी कि सभी प्रकार की जानकारी उस व्यक्ति से, उस बालक से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ वो इकट्ठा की जाती है। इस जानकारी को वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण व निरीक्षण द्वारा ली जाती है और जानकारी बालक बालिका के साथ रहकर उसकी विभिन्न आदतों, खेल, रुचियों के द्वारा कार्यों का निरीक्षण भी किया जाता है। उस जानकारी के माता पिता, अभिभावक और पड़ोसियों के और सगी संबंधियों से ली जाती है। इस प्रकार से इस जानकारी के द्वारा जो क्षमता पहचान है, जो केस स्टडी विधि है, इसके द्वारा जो उसकी सभी प्रकार के जितने भी उसके संबंधित पड़ोसी हैं, मित्र हैं या फिर अपने जो शिक्षक हैं, इनसे सभी से जानकारी इकट्ठा की जाती है। उसके अंदर प्रश्नावली विधि से भी हो सकता है, या उससे खुद से भी पूछताछ हो सकती है, उसके बारे में प्रश्नों के माध्यम से समस्या के बारे में खुद उसके अंदर उसका इंटरव्यू लिया जा सकता है और उसके अंदर जो उसके लेख पर लेख हैं उनकी भी सूचना ली जा सकती है। उसका जो बायोडाटा है वो कैसा है, घर के अंदर किस प्रकार की स्थिति है और वो खेलों के अंदर किस प्रकार की रुचि लेता है, कक्षा के अंदर उसके जो अंक वगैरह वो किस प्रकार से आते हैं, किस विषय के अंदर अधिक अंक आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जीवन इतिहास विधि के अंदर संपूर्ण रूप से क्या है उसका अध्ययन किया जाता है, गहराई के साथ अध्ययन किया जाता है। तो ये समस्या है, इसके अंदर शारीरिक समस्या हो सकती है। शारीरिक समस्या में ठिगना है, बहरा है, गूंगा है, लकाना है, चितलाता है, तुलाता है। तो ये सारी जो विधियाँ हैं, तो इस प्रकार की ठिगना है तो क्या उसका वंशानुक्रम का असर है, उसके अंदर वंशानुक्रम के आधार पर ठिगना हो सकता है। सामाजिक समस्या का चोरी करने लगा है, झूठ बोलने लगा है, या फिर उल्लंघनकारी है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो क्यों करता है, उसके लिए सारी उसकी सामाजिक और स्थिति है जो पारिवारिक स्थिति के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। यदि वो आत्मविश्वास का अभाव है, दबू है, शर्मीला है, तो क्यों है, क्योंकि उसको हो सकता है कि पर्याप्त वातावरण, परिवार के अंदर खुला वातावरण नहीं मिला हो, पूरा विकास करने का वातावरण नहीं मिला हो उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं वो जीवन इतिहास विधि के द्वारा की जाती है। उसके आगे है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट है। उपलब्धि परीक्षण है, तो उपलब्धि जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, इनके द्वारा भी हम किसी समस्या का हल, उसकी अक्षमता का पहचान कर सकते हैं कि वो किस प्रकार के अपने जो टेस्टों के अंदर वस्तुनिष्ठ टेस्ट है, दूसरे क्या है, अपने जो क्लासों के अंदर जो परीक्षण होते रहते हैं उनके आधार पर, या वार्षिक योजना के आधार पर, हम उसके आधार पर उपलब्धि परीक्षण के आधार पर भी हम इसकी अक्षमता की पहचान कर सकते हैं। आगे है व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा हम विशिष्ट बालक की पहचान कर सकते हैं, उसकी विशिष्टता की पहचान कर सकते हैं, उसकी क्षमता की पहचान कर सकते हैं। तो विशिष्टता के अंदर हम साक्षात्कार के द्वारा, उसकी प्रश्नावली के द्वारा, शब्द साचय के द्वारा, या कोई इस प्रकार से अप्रत्यक्ष जैसे रोशा का शाही धब्बा परीक्षण है, उसके द्वारा हम उसकी मानसिक स्थिति का, उसकी व्यक्तिगत स्थिति को जान सकते हैं, उसकी क्षमता को पहचान सकते हैं। आगे है शारीरिक व इंद्रिय परीक्षण। शारीरिक व इंद्रिय परीक्षण, जब हम किसी भी बालक का शारीरिक रूप से परीक्षण लेते हैं या इंद्रिय परीक्षण लेते हैं, यदि वो बालक स्वस्थ है तो वो अपने हिसाब से वो कार्य सही करेगा, अपनी जो इंद्रियों का प्रयोग सही प्रकार से करेगा। मान लो आपने देखा मानसिक रूप से विकलांग बालक है, तो उसका जो शारीरिक
शारीरिक रूप से कार्य करने का तरीका भी सही नहीं होता, वो सही ढंग से चल नहीं पाएगा, किसी चीज़ को सही ढंग से पकड़ नहीं पाएगा। इसका मतलब मानसिक जो जो असर है उसका कहीं न कहीं शरीर पर पड़ रहा है। तो यदि हम उसका इंद्रिय परीक्षण लेंगे, उसको कुछ खेलने के लिए देंगे या उसके लिए कुछ हाथ को किसी चीज़ को उसको कहेंगे कि वो चीज़ इधर लेके आओ, तो वो अपनी जो मानसिक स्थिति के अंदर वो अपनी शारीरिक स्थिति का भी उसके अंदर क्या है जो प्रभाव पड़ेगा, और वो शारीरिक रूप से भी वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा, सामान्य बच्चों के साथ नहीं कर पाएगा। तो इंद्रिय परीक्षण के द्वारा या फिर अपने कह सकते हैं कि शारीरिक परीक्षाओं के द्वारा भी हम उसकी क्षमता की पहचान कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से है। तो यदि वो प्रॉपर रूप से सभी इंद्रियों का उपयोग सही ढंग से कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वो एक सामान्य बालक की तरह सब है। और यदि उनके अंदर इंद्रिय परीक्षण के अंदर कुछ इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास के अंदर प्रभाव पड़ रहा है। विवेकात्मक रूप से भी वो यदि क्या है उसके अंदर कुसमझित हो सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक कौशल। तो सामाजिक कौशल का अर्थ है कि समाज में जब वो बालक विचरण करता है तो सामाजिक कार्यों सामूहिक कार्यों के अंदर यदि वो सही प्रकार से अपने सामान्य बालकों के अपनी एज के हिसाब से वो सही तरीके से वहाँ समाज में विचरण करता है, उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। समाज के अंदर क्या है जैसे बड़ों का आदर करना है या फिर छोटों से क्या किस प्रकार से बोलना है, और समाज जो कि सामूहिक कार्यक्रम होते हैं वो अपने ग्रुप के बच्चों के एज के अकॉर्डिंग यदि उनके अंदर वो क्या है प्रवेश लेता है जहाँ उसके अंदर वो विचरण करता है, उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। कि मान लो अपने 12-13 वर्ष का बालक है तो 12-13 वर्ष के बालक के अंदर उत्तरदायित्व की भावना है, वो उत्साहित होकर के उस कार्यक्रम में भाग ले रहा है, सामान्य बालकों की तरह भाग ले रहा है, जिसका मतलब सामाजिक कौशल उसके अंदर विकसित हो रहे हैं, वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो इस प्रकार से अक्षमता की पहचान उसके अंदर की जा सकती है। अभिलेखों के द्वारा भी हो सकता है। अभिलेख तो अभिलेखों के द्वारा सबसे जो चीज़ है अभिलेखों के द्वारा, क्योंकि अब किसी भी बालक के जो अभिलेख हैं उसका जो ऐतिहासिक स्थिति को बताते हैं कि वो किस प्रकार से उसका विकास क्रम हुआ है, किस प्रकार से मान लो उसका अभिलेखों के द्वारा हमने यदि देखें तो किस कक्षा में पढ़ता है तो कक्षा के अंदर उसके अभिलेख, जब उसका जन्म कब है, जन्म के अंदर उसके अंदर उसकी जो ग्रामीण क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र का है, वहाँ किस क्षेत्र के अंदर निवास कर रहा है, उसके निवास स्थान के रूप में भी हम उसके अभिलेखों को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उसके अंदर जातीय वर्ग है, जातीय वर्ग के आधार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जब वो स्कूल में प्रवेश कर रहा है तो प्रवेश के आधार पर जब वो उसके अंदर अपने अंकों के आधार पर यदि उसके अंदर क्या स्थिति है उस कक्षा के अंदर, किस प्रकार की उसकी शैक्षिक योग्यता है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड उसके लिए क्या कह रहा है, इस प्रकार की जो अभिलेखों के द्वारा जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो अक्षमता की जो चीज़ है वो पहचान कर सकते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की अक्षमता है। तो इस प्रकार से हमने अक्षमता का बहुत सारी विधियाँ हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से हमने जो मनोवैज्ञानिक संरचनाओं के रूप में हमने विधियाँ पढ़ी हैं उसके अंदर ये है कि उसके अंदर शिक्षक का अवलोकन किया है, शिक्षक द्वारा अवलोकन करने के द्वारा अवलोकन करके पहचान सकता है। बालक का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में जान करके वो कर सकता है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा बुद्धि के अंदर कई परीक्षण हैं और उन परीक्षणों के माध्यम से भी हम क्या है बालक की क्षमता की पहचान कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्षमताएं होती हैं जिसके लिए एक डॉक्टर की सलाह या चिकित्सक सलाह लेनी पड़ती है, जैसे श्रवण बाधिता होगी, दृष्टि बाधिता होगी। जीवन इतिहास विधि के अंदर हम उस बालक का पूरा जीवन का जो इतिहास है उसको जानने का प्रयास करते हैं, उसके अंदर अभिलेख भी आ जाते हैं, वहाँ तक उसके पड़ोसियों से जो बातचीत है वो भी है, उससे खुद से जो बातचीत है वो भी है। रेटिंग स्केल के माध्यम से या शास्त्राकार विधि के द्वारा हम इसके बारे में कर सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा हम उसके बारे में अक्षमता पहचान कर सकते हैं। व्यक्तित्व प्रशिक्षण करना है तो व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा भी हम उसकी जो व्यक्तित्व कैसा है उसका परीक्षण करके भी हम उसकी क्षमता की पहचान कर सकते हैं। शारीरिक और इंद्रिय परीक्षण, जब भी हम किसी बालक को कोई कार्य देते हैं तो उस सही ढंग से कार्य कर पा रहा है
इसका अर्थ है कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो बालक स्वस्थ है। यदि वो शारीरिक रूप से कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर स्वेगात्मक असंतुलन भी हो सकता है, उसका मानसिक असंतुलन भी हो सकता है और शारीरिक रूप से अक्षमता भी हो सकती है। तो जैसे कि अपने उसको इंद्रिय परीक्षण के अंदर किसी को दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो उसके अंदर विकलांगता है तो वो पूर्ण रूप से दौड़ नहीं पाएगा, अच्छी तरीके से वो सामान्य बालक की तरह दौड़ नहीं लगा पाएगा। इस प्रकार से इसमें अक्षमता पहचान कर सकते हैं। सामाजिक कौशल के अंदर, सामाजिक स्किल के अंदर अपने सामाजिकता के आधार पर उसका व्यवहार को देखते हैं कि वो सामाजिकता के आधार पर किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। वो यदि सही तरीके से व्यवहार कर रहा है तो उसका मतलब वो नैतिक रूप से उसका विकास है वो सही हो रहा है, सामाजिक रूप से उसका विकास सही हो रहा है। लेकिन यदि उसके अंदर कुछ इस प्रकार का नैतिकता है या उसके अंदर सामाजिकता नहीं पाई जा रही तो कहीं ना कहीं वो उस अक्षमता की पहचान के अंदर आएगा। अभिलेखों के द्वारा जो भी उसके अभिलेख हैं, अभिलेखों के माध्यम से भी हम उसकी बालक की क्षमता की पहचान कर सकते हैं कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, उसका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म का जो एरिया है या जन्म के अंदर किस प्रकार की सामाजिकता के अंदर हुआ है, वहाँ का जो उसके परिवार की स्थिति कैसी है, समाज की स्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ें अभिलेखों के द्वारा इकट्ठे करने के बाद में हम उसकी क्षमता की पहचान भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं इनके द्वारा हम किसी भी मनोवैज्ञानिक संरचना के द्वारा हम बालक की क्षमता की पहचान करते हैं। तो आज हम क्षमता की मनोवैज्ञानिक संरचना का अध्ययन किया। कल हम एक नए विषय के साथ दोबारा आएंगे। तब